प्रणाम सभी भैया बहनों को। एकादश अर्थशास्त्र अध्याय 1 के इस चौथे भाग में हम पढ़ेंगे आज मार्शल और रॉबिन्स की परिभाषा में अंतर कीजिए। मार्शल की परिभाषा और रॉबिन्स की परिभाषा में क्या अंतर है। तो इस प्रकार से कॉलम बना लेंगे। पहला कॉलम बनाएंगे क्रमांक का, दूसरा कॉलम बनाएंगे मार्शल की परिभाषा और तीसरा कॉलम बनाएंगे रॉबिन्स की परिभाषा। तो क्रमांक में नंबर 1 भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा, मार्शल की अर्थशास्त्र संबंधी परिभाषा का वर्गीकरण भौतिक कल्याण संबंधी वर्ग में किया गया है। काय के वर्ग में किया गया है? भौतिक कल्याण के संबंध में। सिर्फ इतना भी लिख दिया है अपन ने कि परिभाषा का वर्गीकरण भौतिक कल्याण से संबंधित किया गया है तो सही हो जाएगा। काय में परिभाषा का वर्गीकरण भौतिक कल्याण संबंधी वर्ग में किया गया, बस। और इधर लिखना है सीमितता संबंधी परिभाषा या दुर्लभता। यहाँ क्या लिखा हुआ है? दुर्लभता। सीमितता संबंधी परिभाषा या दुर्लभता संबंधी परिभाषा। रॉबिन्स की परिभाषा का वर्गीकरण दुर्लभता संबंधी है। सिर्फ इतना लिख दिया अपन ने। वो कल्याण संबंधी है मार्शल परिभाषा और यह दुर्लभता संबंधी है तो सही हो जाएगा। दूसरा वास्तविक एवं आदर्श विज्ञान। मार्शल का विचार था कि अर्थशास्त्र का अध्ययन वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान दोनों ही रूपों में होना चाहिए। कौन से दोनों रूपों में? सिर्फ इतना लिख देंगे हम, वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान दोनों ही रूपों में होना चाहिए तो सही हो जाएगा। और इधर लिखेंगे हम वास्तविक विज्ञान। रॉबिन्स का विचार था कि अर्थशास्त्र का अध्ययन केवल वास्तविक विज्ञान के रूप में होना चाहिए। तीसरा साधारण मनुष्य का अध्ययन। मार्शल का विचार था कि अर्थशास्त्र में साधारण वास्तविक एवं सामाजिक व्यक्ति का ही अध्ययन होना, अन्य किसी का नहीं। काय का अध्ययन? साधारण वास्तविक एवं सामाजिक व्यक्ति का ही अध्ययन होना, अन्य का नहीं, है ना। अन्य का नहीं। इधर लिखेंगे हम मनुष्य मात्र का अध्ययन मानवीय विज्ञान। मनुष्य मात्र का अध्ययन मानवीय विज्ञान। रॉबिन्स का विचार यह था कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य मात्र का अध्ययन होना चाहिए। मनुष्य मात्र का अध्ययन होना चाहिए क्योंकि सभी मनुष्यों पर आर्थिक नियमों का प्रभाव पड़ता है। सभी मनुष्यों पर काय का प्रभाव पड़ता? आर्थिक नियमों का प्रभाव पड़ता है। चौथा आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। मार्शल का विचार था कि अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन होना चाहिए क्योंकि इसका घनिष्ठ
संबंध मानव कल्याण से होता है। सिर्फ इतना लिख दिया है कि इसका घनिष्ठ संबंध केवल मानव विज्ञान से होता है तो सही हो जाएगा। फिर इधर लिखेंगे हम मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। रॉबिन्स का कहना है कि अर्थशास्त्र में उन समस्त मानवीय क्रियाओं का अध्ययन होता है जिनके द्वारा मनुष्य अपनी असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों के द्वारा संतुष्ट करने का प्रयास करता है। ऐसी मानवीय आवश्यकताओं का अध्ययन होना चाहिए कि जिनके द्वारा मनुष्य अपनी असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों के द्वारा संतुष्ट करने का प्रयास करता है। पांचवा व्यवहारिक है। मार्शल की परिभाषा वास्तविक एवं व्यवहारिक है। इसमें साधारण मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का भौतिक कल्याण की दृष्टि से अध्ययन होता है एवं इनके अनुसार अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, अतः इनकी परिभाषा व्यवहारिक है। सिर्फ इतना लिख दो, इनकी परिभाषा व्यवहारिक है। और इधर लिखेंगे हम कम व्यवहारिक है। रॉबिन्स की परिभाषा के अनुसार प्रत्येक मनुष्य की समस्त क्रियाओं का वास्तविक विज्ञान के रूप में अध्ययन होता है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ये सभी बातें सही है, किंतु इनमें व्यवहारिकता का नितांत अभाव है। बस। अगला प्रश्न, भारत में अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व समझाइए। भारत में अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों कराया जाता है? तो भारत में अर्थशास्त्र के अध्ययन कराने के निम्न बिंदु है। एक तो नंबर 1, अर्थशास्त्र को समझने में सहायक। काहे के लिए कराया जाता है? अर्थशास्त्र को समझने के लिए। अर्थशास्त्र का अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अध्ययन से अर्थव्यवस्था की प्रगति की संपूर्ण झांकी मिल जाती है। इसके अध्ययन से क्या होता है? अर्थव्यवस्था की प्रगति की संपूर्ण झांकी मिलती है। दूसरा, व्यावसायिक समस्याओं के समाधान में सहायक। व्यावसायिक समस्याओं के समाधान में सहायक। वर्तमान जटिल आर्थिक युग में प्रत्येक व्यवसायी एवं उद्योगपति को पग पग पर अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अर्थशास्त्र का अध्ययन इन समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा, आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायक। अर्थशास्त्र आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायक किस प्रकार से होगा? अर्थशास्त्र के सिद्धांत एवं नीतियाँ भावी आर्थिक योजनाओं एवं नीतियों के निर्धारण में भी सहायक है। एक व्यक्ति, व्यवसाय, फर्म, उद्योग एवं राष्ट्र की आर्थिक योजनाओं एवं नीतियों का निर्धारण भूतकालीन आर्थिक परिणामों के विश्लेषण, वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ तथा भावी आर्थिक पूर्वानुमानों के संदर्भ में
किया जाता है। चौथा, राष्ट्रीय आय के वितरण में सहायक। अर्थशास्त्र के अध्ययन से राष्ट्रीय आय का वितरण समान रूप से किया जा सकता है। इसके लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन अनिवार्य है। किस प्रकार से? किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन के विभिन्न साधनों के संयुक्त प्रयास का परिणाम होता है। कोई भी उत्पादन हुआ तो उत्पादन के संयुक्त साधनों के प्रयास का परिणाम होता है। इस संबंध में एक मुख्य समस्या यह उत्पन्न होती है। इस संबंध में एक मुख्य समस्या उत्पन्न होती है कि कौन सी मुख्य समस्या उत्पन्न होती है कि इन सभी साधनों के मध्य राष्ट्रीय आय का वितरण किस प्रकार किया जाए। इन सभी साधनों के मध्य राष्ट्रीय आय का वितरण किस प्रकार किया जाए। वितरण के सामान्य सिद्धांत लगान का सिद्धांत, मजदूरी का सिद्धांत, ब्याज का सिद्धांत तथा लाभ का सिद्धांत इस समस्या के समाधान में सहायता करते हैं। नंबर 5, कर नीति के निर्धारण में सहायक। टैक्स लगाने की नीति के निर्धारण में सरकार की सहायता करता है कि किस प्रकार किस व्यक्ति पर कितना टैक्स लगाया जाए, किस वस्तु पर कितना टैक्स लगाया जाए। अर्थशास्त्र सरकार को भी आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करता है। सरकार इसकी सहायता से देश के लिए उपयुक्त कर नीति निर्धारित कर सकती है। प्रश्न है अगला, सांख्यिकी के कार्यों की विवेचना कीजिए। सांख्यिकी के कार्य कौन कौन से? तो नंबर 1, जटिल तथ्यों को सरल बनाना। सांख्यिकी क्या करती है? जटिल से जटिल तथ्यों को सरल बना देती है। किस प्रकार? माध्यिका विचलन निदर्शन के द्वारा। अनेक प्रकार के संख्यात्मक कथन जो भारी जटिलताओं और विषमताओं से पूर्ण होते हैं, सरलता से सांख्यिकी मनुष्य की कल्पना से परे होते हैं। सांख्यिकी के रीतियों के उपयोग द्वारा उसे वर्गीकरण सारणीयन विभिन्न रीतियों सरलता से सामान्य मनुष्य की समझ से परे होते हैं। सांख्यिकी के नियम सांख्यिकी की विभिन्न रीतियों के प्रयोग द्वारा वर्गीकरण, सारणीयन, तुलना और यह सांख्यिकी द्वारा जटिलताओं को सरलता में बदल लिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप सामान्य
व्यक्ति द्वारा सरलता से समझ सकता है। पांचवा, तथ्यों को एक निश्चित रूप में प्रस्तुत करती है। तथ्यों को एक निश्चित रूप में कैसे प्रस्तुत करती है? सांख्यिकी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न प्रकार के मूल्यों को संख्याओं के रूप में प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए यह करना कि हमारी राष्ट्रीय आय कम है अथवा जनसंख्या बहुत अधिक है, ये कहाँ तक अर्थहीन है, जब तक कि दोनों कथनों का संख्याओं द्वारा स्पष्ट रूप न दिया जाए। तीसरा है समुचित नीति का निर्धारण करना। सांख्यिकी विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक, व्यवहारिक नीति निर्धारण करने में पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। कोई राष्ट्र किसी वस्तु का, यहाँ क्या दिया, वस्तु का कितना आयात करे और किस वस्तु को निर्यात करे, यह समुचित आंकड़ों के उपलब्ध होने पर ही निश्चित किया जा सकता है। चौथा, व्यक्तिगत अनुभव व ज्ञान में वृद्धि करना। पांचवा, तथ्यों व तुलनात्मक संबंध में प्रस्तुत करना। छठवां, वैज्ञानिक नियमों की जांच करना। प्रश्न है अगला, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व, वर्तमान युग में सांख्यिकी का महत्व बढ़ गया है। आज जीवन के हर क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। पहला, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। दूसरा, सांख्यिकी का प्रशासन में महत्व। तीसरा, अनुसंधान में सांख्यिकी का महत्व। और चौथा, सांख्यिकी का सार्वभौमिक महत्व। इसको समझाने के लिए हम छोटे छोटे दो पंक्तियों में समझा सकते हैं। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व, पहला कि अर्थशास्त्र की सभी नीतियाँ निर्धारित करने के लिए सारणीयन करना है, वर्गीकरण करना है, सांख्यिकी में प्रस्तुतिकरण करना है, तो इसके लिए सांख्यिकी का महत्व पड़ता है। सांख्यिकी का प्रशासन में महत्व, तो प्रशासन जो भी कर नीति बनाएगा उसमें जनगणना करने में, समस्याओं को दूर करने में सांख्यिकी का उपयोग करता है। अनुसंधान में सांख्यिकी का महत्व क्या होता है? जैसे अनुसंधान करने में हमें सबसे पहले प्रयोग का सिद्धांत चुनना पड़ता है। सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, है ना? तो इसमें भी सिद्धांत होते हैं। सिद्धांत निर्धारित करने में सांख्यिकी का महत्व होगा। सभी आवश्यक सामग्री एकत्रित करने में कितनी मात्रा में कितनी सामग्री एकत्रित करना है, उसमें इसका उपयोग होगा। विधि में उपयोग होगा कि कितनी मात्रा में कौन कौन सी वस्तुएं उस मॉडल को बनाने में दी जाए। सारणीयन में इसका उपयोग होता है, क्योंकि सारणीयन में क्रमांक है और दो तुलनात्मक कथन होंगे। तो सारणी सांख्यिकी के द्वारा, फिर गणना सांख्यिकी के द्वारा, निष्कर्ष, सावधानी और परिणाम यह भी सांख्यिकी के द्वारा ही निर्धारित किए जाएंगे। सांख्यिकी का सार्वभौमिक महत्व, जीवन में अनुमान लगाने के लिए सबसे पहले सांख्यिकी का ही महत्व है। कितनी ऊंची होगी बिल्डिंग, उसका अनुमान सांख्यिकी के द्वारा। कितना चौड़ा क्षेत्र होगा, उसका अनुमान सांख्यिकी के द्वारा। कितनी दूर होगा, कितने पास होगा, यह सब अनुमान जीवन जीने की जो कला होती, कितनी मात्रा में कौन कौन सी वस्तुओं का चयन किया जाए, कितनी मात्रा में त्याग किया जाए, यह सब सांख्यिकी के द्वारा ही
ज्ञात हो सकता है। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अर्थ स्पष्ट हो गया कि सांख्यिकी, वर्तमान युग में सांख्यिकी का महत्व कहाँ कहाँ है। धन्यवाद। अगले PDF में हम अध्याय 2 पर चलेंगे।